सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स क्लास 12th। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में और पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में। तो ये आज का होगा हमारा लेक्चर नंबर 1। तो सबसे पहले बात है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो कहते हैं द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, है ना। यानी किसी यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से, है ना, किसी यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से एक सेकंड में जितने चार्ज फ्लो होंगे उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। या फिर सिंपल ऐसा बोल सकते हो कि एक यूनिट एरिया से टोटल चार्ज डिवाइड बाई टाइम, है ना, कितना चार्ज फ्लो हुआ डिवाइड बाई उसको टाइम से डिवाइड कर दो, कितने टाइम में ये चार्ज फ्लो हुआ, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इंपॉर्टेंट बात क्या याद है रखना कि इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी, है ना। ये बात याद रखना हमेशा, ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, बात करते हैं इसके डायरेक्शन के बारे में कि वो ये एक्चुअली फ्लो कैसे करता है। तो जैसे मान लो यहाँ पे एक मैंने सर्किट बनाया है, ये एक हमारा एक सिंपल सिंपल मान लो कि एक हमारे पास एक हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है, जिसमें से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पे हमने लगा दिया बैटरी, बैटरी का हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन जो निकलता है हमेशा बैटरी के कौन से टर्मिनल से निकलता है, हमेशा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसा फ्लो होता है, हमेशा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। तो दिख रहा होगा आपको कि अब ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसा हो गया, अंदर में कुछ इस टाइप से जा रहा होगा, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो करंट का डायरेक्शन होता है जो हम एज्यूम करते हैं वो जस्ट इसके ऑपोजिट एज्यूम करते हैं। कैसा कि जो करंट होगा वो कहां से निकलेगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। कहां से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या निकलेगा, हमेशा इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ आ गई। तो यहाँ पे डायरेक्शन ध्यान रखना कि बैटरी के यानी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, दोनों का डायरेक्शन होता है वो जस्ट ऑपोजिट होता है। दोनों का क्या होगा, डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट चलेगा, है ना, जस्ट उल्टा होता है दोनों का डायरेक्शन। ठीक है, बात करते हैं व्हाट इज एवरेज करंट। तो एवरेज करंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो टोटल चार्ज जो फ्लो हुआ डेल्टा क्यू, है ना, और डेल्टा टी, मतलब छोटे से टाइम में कितना चार्ज, जो छोटा चार्ज फ्लो हुआ उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एवरेज करंट बोलते हैं, यानी डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट को क्या बोलते हैं, इसको हम, तो इंस्टेंटेनियस करंट हम कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं हम dq अपॉन dt करके भी हम निकालते हैं। ठीक है, तो यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कभी कभी आपको ऐसा दिया रहेगा, मान लो क्वेश्चन में कि q की वैल्यू गिवन है टी स्क्वायर प्लस टी 2t, ठीक है, ऐसा गिवन है। तो पूछेगा बताओ व्हाट इज इंस्टेंटेनियस करंट, है ना। एट पूछा जाएगा बताओ एट टी इक्वल टू 2 सेकंड पर कितना करंट फ्लो किया, जस्ट उस 2 सेकंड पर कितना करंट फ्लो कर गया था। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, अगर इसको सॉल्व करा तो क्या करोगे, तो आई की वैल्यू क्या होती है, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएट, यानी आई की वैल्यू करोगे डी क्यू अपॉन डी टी से। क्या करोगे, डी क्यू अपॉन डी टी। आप सभी को आता होगा कैसे करते हैं डिफरेंशिएट, तो डी अपॉन डी टी और क्यू की वैल्यू ऊपर से पुट कर लेना, तो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t। ठीक है, यहां से इसे करोगे डिफरेंशिएट तो ये आ जाएगा 2t प्लस 2। ठीक है, ये तो क्या हमारा करंट, मैंने कहां पर पूछा है करंट, जब टाइम कितना हो 2 सेकेंड हो। ठीक है, तो 2 सेकेंड पे जब निकालना होगा तो आई के लिए निकालेंगे व्हेन टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो कुछ नहीं करना है, 2 इंटू जहां पर टी लिखा है वहां पर 2 पुट कर दो, बस हो गया। तो 2 2 जा 4 प्लस 2 कितना आ गया 6। ठीक है, और एक याद बता दो कि इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वो एम्पियर होता है, इसका यूनिट होता है। तो इस टाइप से भी आपसे एग्जाम में छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा सकता है। एमसीक्यू में इतना तो पूछा जा सकता है, क्योंकि बस छोटा सा क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। आप सभी क्लास 12th में है, तो जो जो स्टूडेंट मैथ के हैं वो तो जानते होंगे, और जो बायो ग्रुप से भी हैं उनको भी ये थोड़ा मोड़ा चीजें आनी चाहिए। आप कहीं भी क्लासेस कर रहे हो ना, आपको चीज बताएगी होगी कि कैसे कैसे छोटा छोटा इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ना, ये आपको वहां पर भी बताया गया होगा। चलो बात करते हैं आगे, हम बात करते हैं आगे कि इफ द मूविंग चार्ज आर पॉजिटिव द करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। ठीक है, मतलब कि सिंपल सी बात है कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा ना, तो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन किधर होगा, जैसे करंट का डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, उसी डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज का भी डायरेक्शन होता है। यानी कि एक बात हम यहां से कह सकते हैं, क्या बात कह सकते हैं कि इफ दे आर नेगेटिव द करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना। अगर चार्ज कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है, दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, यानी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्ट आर अपोजिट टू ईच अदर, जस्ट उल्टा डायरेक्शन में फ्लो करता है। बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है। ठीक है, देखो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, तो क्या करता है कि इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो जाता है ऐसे। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होता है। यानी ई का डायरेक्शन क्या होगा,
यानी E इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, है ना, जिधर करंट फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, है ना, फ्लो ऑफ करंट मतलब जिधर करंट फ्लो करेगा उधर ही क्या फ्लो करेगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपसे जो छोटी छोटी बातें पूछी जाती है वो आपसे पूछा जाएगा एक यूनिट एम्पियर, पूछा जाएगा यूनिट के बारे में कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, तो वो होता है एम्पियर। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, एम्पियर क्या होता है ना, आई क्या होता है क्यू बाई टी, तो क्यू करंट होता है सी, और कुलम्ब होता है और टाइम करंट होता है सेकंड, तो कुलम्ब पर सेकंड भी इसको हम बोलते हैं कभी कभी। लेकिन बात करोगे जब भी अगर इसके एसआई यूनिट की बात करोगे तो एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट हमेशा इसका एम्पियर होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। और नहीं तो इसको आप कुलम्ब पर सेकंड भी ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन एसआई यूनिट में एम्पियर। डायमेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन याद रखना, इसका डायमेंशन क्या होता है M0 L0 T0 A1, या फिर इसको आप चाहे तो ऐसे भी सकते हो, उसके डायरेक्टली इसका अगर पूछा जाए तो एग्जाम में ओनली ए भी लिख सकते हो, ये भी चलेगा ना, ये दोनों क्या है सेम है, ठीक है, ये दोनों वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू सेम है। तो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी आपको याद होना चाहिए, क्या होता है ओनली ए मतलब एम्पियर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई, तो चीजों को नोट डाउन करते चले अपने अकॉर्डिंग, है ना, नोट्स बनाते चले। अब मैंने कहा कि नोट्स बनाने का क्या बेनिफिट है वो आपको एग्जाम के एंड में पता चलेगा। चलो बात करते हैं हम करंट डेंसिटी की, अभी तक हम बात कर रहे थे करंट, है ना, अब बात करते हैं करंट डेंसिटी क्या होती है। तो करंट डेंसिटी किसी भी पॉइंट पे कंडक्टर पे अगर डिफाइन करो, तो मान लो कि अगर ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, क्या हो गया, ये मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है और मान लो इसका हो गया एरिया, ठीक है, ये क्या हो गया, इसका एरिया हो गया, ठीक। और इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो मान लो आई करंट फ्लो कर रहा है, क्या फ्लो कर रहा है, करंट आई फ्लो कर रहा है इसमें से, और ये एरिया कितना हो गया ए। तो करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड ए कंडक्टर इज डिफाइंड बाय द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड, देखो ये एक वेक्टर है, पहली बात आगे ये क्या है, एक वेक्टर है हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू द करंट पर यूनिट एरिया साउंडेड दैट पॉइंट, मतलब कि करंट पर यूनिट एरिया मतलब करंट डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो पहली बात इसका जो क्या हो जाएगा, अगर इसका देखो एक्सप्रेशन क्या होगा, तो जे इक्वल लिखते हैं आई बाई ए, ठीक है, और उस पर एक लगाते हैं एन, लगाते हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होगा वो बताएगा कि किधर डायरेक्शन होगा, है ना, तो जिधर करंट फ्लो कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, इसका जो वेक्टर है हमारा करंट डेंसिटी उसका भी डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो करंट डेंसिटी है उसको डिनोट करते हैं जे से, और ये कैसी क्वांटिटी है, जे एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, पूछा जाता है कि कैसी क्वांटिटी है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगले पॉइंट याद रखना कि एक तो पहले वेक्टर क्वांटिटी याद रखोगे, और याद रखना इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, करंट हो गया एम्पियर और एरिया करंट होता है मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चाहो तो आप इसका डायमेंशन भी आ सकते हो, तो डायमेंशन के बारे में भी चलो आपको मैं बता ही देता हूँ डायमेंशन क्या होता है। तो इसका जो डायमेंशन होता है वो भी याद रख लीजिए आप, कि कभी आपसे डायमेंशन भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका डायमेंशन होता है M0 L-2, है ना, T0 T0 और A, ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो L-2 A, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है डायमेंशन ऑफ अ करंट डेंसिटी, बात समझ आ गई, ये क्या होता है डायमेंशन ऑफ करंट डेंसिटी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका मैं प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, बस आपको ऑब्जेक्टिव के पर्पज से बता दे रहा हूँ, और इसका प्रूफ भी नहीं आता एग्जाम में, है ना, प्रूफ आगे हम आपको उसका बता देंगे आगे कैसे इसका प्रूफ आता है। तो कह रहा है कि करंट डेंसिटी को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में कैसे कोरिलेट करोगे। देखो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होता है, यानी इधर करंट फ्लो हो रहा है उधर के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। और अभी जो मैंने बताया था जो इसका जो डायरेक्शन आता है करंट डेंसिटी का, उसका भी डायरेक्शन क्या होता है, सेम ही है, ठीक है ऐसे। तो कह रहा है कि इसको डिफाइन कैसे करते हैं, है ना, तो जे को डिफाइन करते हैं, यानी करंट डेंसिटी जे और इलेक्ट्रिक फील्ड ई के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो होता है जे इक्वल टू सिग्मा ई, ठीक है। बात करोगे अभी सिग्मा क्या है, और ये अगर फिर इसको आप इक्वल कर सकते हो ई बाई रो, है ना। तो अब बात करोगे सर ये सिग्मा क्या है या रो क्या है, तो सिग्मा को अलग बोलते हैं कंडक्टिविटी, मतलब कोई चीजें कितनी ज्यादा करंट को सपोर्ट करती है फ्लो कराने के लिए, है ना। और एक होता है रेसिस्टिविटी, है ना, और इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी बोलते हैं, और इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना। इसका दो नाम है, याद रखना, इसके दो नाम से जानते हैं, चाहे तो रो को हम कभी कभी रेसिस्टिविटी बोलते हैं और कभी कभी इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलेंगे, ठीक है। जैसे कनेक्टिविटी क्या होती है, कनेक्टिविटी होती है कि इलेक्ट्रॉन को कोई
मटेरियल कितना ज्यादा सपोर्ट करता है फ्लो कराने के लिए। मतलब उसमें से कभी भी करंट फ्लो करेगा तो उसको फ्लो करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आराम से फ्लो करेगा। कनेक्टिविटी जितनी ज्यादा है, जितना ज्यादा है इलेक्ट्रॉन का फ्लो उतना इजी होगा, उसको उतना इजी फ्लो करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा ना। रोकने वाले जो ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं वो बहुत कम होंगे। रेजिस्टिविटी जैसे इसका अपोजिट है, वो क्या करता है, वो हमेशा करंट के फ्लो को रोकना चाहता है। तो जितना रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा हाई होगी उसका कनेक्टिविटी उतना कम हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी मतलब उसको रोकने वाला, तो जितना ज्यादा रोकने वाला होगा तो करंट का फ्लो उतना कम हो जाएगा, है ना, यानी वो करंट को उतना ज्यादा अपोज करेगा फ्लो करने के लिए। तो बात समझ आ गई। यहाँ पर एक वर्ड हो गया हमारा कनेक्टिविटी जो सपोर्ट करता है, और बात हो गई एक रेजिस्टिविटी जो उसको अपोज करता है, किसके, फ्लो ऑफ करंट को, है ना, फ्लो ऑफ करंट को। और ये सब डिपेंड किस पे करता है, तो ये सब डिपेंड करता है उस मटेरियल पे डिपेंड करता है ना, कि मटेरियल कैसा है। जैसे आपको एक सिंपल अगर देख आप ले लो, कॉपर वायर में करंट इजीली फ्लो करता है जो आपके घरों में लगा होगा, या फिर बाहर में देखोगे जो पॉल हो गए थे वहां पर लगाता है एल्यूमिनियम वायर, तो क्या करता है उसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए उसमें क्या करता है करंट इजीली फ्लो करता है, इसलिए हम वैसे वायर को यूज करते हैं। ठीक है, जस्ट इसके बात करते हैं रेजिस्टिविटी, तो रबड़ हो गया आपका, पेन और आपका लकड़ी हो गया, सब क्या है इसके, इन सबका रेजिस्टिविटी बहुत हाई है, मतलब ये हमेशा अपोज करता है करंट को फ्लो होने को। इसलिए जो वायर की कोटिंग होती है वो आपका किससे बना होता है, एक रबड़ का बना होता है। क्यों, क्योंकि जो रबड़ होता है उसकी रेजिस्टिविटी इतनी हाई है कि उसमें से करंट फ्लो ही नहीं कर सकता है ना। तो क्या करते हैं, इसलिए वायर का अपर पोर्शन वो उसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, और उस वायर के अंदर जो जो आपका मेटल होगा चाहे वो कॉपर हो तो उसकी कंडक्टिविटी हाई होती है। बात समझ आ गई सब कुछ अच्छे तरीके से। तो बस मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहो और चीजों को अपने वर्ड में लिखते रहना है। चलो बात करते हैं अगली बार, इसको बोलते हैं कंडक्शन ऑफ करंट इन मेटल्स, है ना, कि मेटल्स में करंट का फ्लो होता कैसे है। देखो करंट का फ्लो कैसे होता है, देखो यहाँ पर होता क्या है कि ये तो होगा हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो ये नेगेटिव टर्मिनल और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो हाँ, तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा, नेगेटिव से। ठीक है, नेगेटिव कैसे होगा, यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, और करंट कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव से। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ध्यान देखना, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा करंट फ्लो होता है और नेगेटिव टर्मिनल से हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आएगा हमारा, यानी ये डायरेक्शन होगा हमारा करंट का, और ये जो जिगजैग पाथ बनाया गया है वो किसका बनाया गया है, वो पाथ बनाया गया आपका इलेक्ट्रॉन का। दिख रहा है इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे थे। तो कहता है कि इनसाइड मेटल, मतलब जब आप उस पर कुछ भी ऐसे एक नॉर्मल वायर रखोगे तो क्या होता है उसमें, नॉर्मली जो इसका जो फ्लो होता है करंट का वो क्या होता है, जिगजैग पाथ होता है ना। ऐसा नहीं कि एक नॉर्मल मेटल में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहे, फ्लो कर रहे हैं, है ना। पूछोगे सर कैसे, उस पर तो हमने करंट अप्लाई नहीं किया है, फिर भी उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहा है। हाँ, उस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। मान लो अगर एक वायर का पीस ले लोगे ना, तो इस वायर में भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, है ना। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है जो रैंडमली घूम रहे हैं ऐसे ऐसे, है ना, बहुत से इलेक्ट्रॉन के किस में, ये कैसा है, मेटल है, और मेटल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, और क्या है कि ये, अब बताओ कि इनके पास एनर्जी कैसे आएगी, है ना। देखो किसी चीज में एनर्जी आती है तभी वो मूव करता है, तभी उसमें काइनेटिक एनर्जी आती है। अब बात करोगे सर इसमें काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी तभी तो ये घूम रहे हैं। क्या कहता है, रूम टेम्परेचर पर थोड़ा सा टेम्परेचर तो होता है ना, तो यहाँ पर इसको थर्मल एनर्जी मिलती है। कौन सी एनर्जी मिलती है, हीट करने पर इसे कौन सी एनर्जी मिलेगी, थर्मल एनर्जी, है ना। तो थर्मल एनर्जी कारण क्या आता है, इसका सारे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। ठीक है, लेकिन इनका जो मूवमेंट होगा वो कैसा मूवमेंट होता है, वो रैंडम मूवमेंट होता है ना। कैसा मूवमेंट होता है वो मूवमेंट होगा वो आपका रैंडम होगा, है ना। यानी इस टाइप के पाथ को बोलते हैं जिगजैग पाथ होता है। कैसा पाथ होता है, जिगजैग। ठीक है, अब बात हो गई सर इसमें तो फिर इसमें से करंट भी फ्लो करना चाहिए। हाँ कर सकता है, लेकिन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, वो इसका रीजन ये है क्योंकि इसमें से जो करंट फ्लो कर रहे हैं आपके, है ना, उसमें मैंने क्या कहा कि इनका जो पाथ होता है वो रैंडमली होता है, जिगजैग, मतलब एक दूसरे से टकरा रहे हैं। ठीक है, टकराएंगे तो क्या होगा, रुक कुछ कुछ रुक जाएगा, कुछ का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। लेकिन करंट के फ्लो करने के लिए मुझे क्या था, मुझे स्मूथ पाथ चाहिए ना, तभी करंट का फ्लो होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जिगजैग पाथ होगा, इस तरह से इस पे जो नेट करंट फ्लो होता है वो कितना हो जाता है, नेट करंट जो फ्लो होता है वो जीरो हो जाता है, याद रखना। ठीक है, जब भी आप पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो नेट करंट कितना फ्लो करता है उससे हमेशा जीरो। ठीक है, मूवमेंट तो होगा लेकिन नेट करंट का फ्लो कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। कुछ आगे जा रहा है तो कुछ पीछे जा रहा है ना, कुछ ऊपर जा रहा है तो कुछ नीचे जा रहा है। इस प्रकार से इनका जो नेट करंट होता है वो जीरो हो जाता है पूरा। ठीक है, बात करते हैं अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, एक टर्म आता है इसको लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। अभी ये होता क्या है, तो drift velocity is defined as the velocity with which free electrons get drifted toward the positive terminal under the effect of applied external electric field.
और इसको डिनोट करते हैं हम वीडी से। यानी मान लो कि अगर हम इसके में अगर मान लो अब हमने यहाँ पर बैटरी अप्लाई कर दी है ना, क्या किया हमने, इस पर एक ऐसे बैटरी अप्लाई कर दी कुछ इस टाइप से, तो बैटरी का हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा और इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन क्या फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। कैसे फ्लो करेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या होता है कि इनका जो पाथ होता है ना वो कैसा बन जाता है, स्ट्रेट पाथ हो जाता है लगभग लगभग, है ना, वो इस टाइप से। अब ये इस तरह से मूव कर रहे हैं तो इनकी कुछ वेलोसिटी भी होगी, है ना, क्या होगी, वेलोसिटी होगी। और ये सब किधर जाना चाह रहे हैं, तो देखोगे ये सब इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साइड जाना चाह रहे हैं। तो कहता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइंड है द वेलोसिटी विद व्हिच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड, मतलब जाना चाहते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की ओर जाना चाहते हैं। ऐसा क्यों होगा, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ द अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड, है ना। अब एक्सटर्नल फील्ड कहां से आ रहा है, बैटरी से। मैंने बताया था कि बैटरी के इधर होता है एक्सटर्नल फील्ड, बैटरी अप्लाई करोगे तो पोटेंशियल भी होगा कि नहीं होगा, होगा, है ना। अब क्यों होगा सर, तो बता दो, मैंने बहुत पहले भी कहा था, ई की वैल्यू होती है वी बाई डी, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई दो के एंड के बीच का डिस्टेंस। तो ये होता है ना, ये होगा ही होगा, है ना। ई क्या होगा, वी बाई डी। तो अगर पोटेंशियल है और मान लो इस वायर के बीच का लेंथ अगर डी है, तो ई वी बाई डी करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया ओनली मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें। डायरेक्शन आपने देखा ही होगा कि जिधर करंट फ्लो करता है उधर ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होता है। तो बस समझ आ गई, सिंपल ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं जब भी उस पर हम कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करें या फिर हम उसको किसी भी बैटरी से जोड़ें, ठीक है। बात करते हैं रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, कि रिलैक्सेशन टाइम होता है द एवरेज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इन द इज द रिलैक्सेशन टाइम, है ना। तो एवरेज टाइम देखो क्या होता है, समझते थोड़ा सा। मान लो एक इलेक्ट्रॉन आया, है ना, ये इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, ये से टकराएगा पहली बार, ये फर्स्ट टाइम टकराया, ठीक है। कौन सा इलेक्ट्रॉन, ये जो रेड कलर का इलेक्ट्रॉन ना, ये रेड कलर का इलेक्ट्रॉन पहले इस ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन से टकराया, उसके बाद क्या किया, ये रेड इलेक्ट्रॉन थोड़ा आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के बाद इसे क्या मिल गया, इसे मिल गया एक और ब्लैक कलर का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बात समझ आ गई, क्या मिल गया उसे, और ब्लैक कलर का इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान दोगे कि ये जो रेड कलर का इलेक्ट्रॉन आया पहले यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ से वो यहाँ जाएगा, कौन जाएगा, ये रेड कलर का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जाएगा ऐसे रेड कलर का इलेक्ट्रॉन। तो यहां से यहां तक जाने में देखो, पहले वो ब्लू वाले से टकराया था, फिर वो जाकर बाद में इस ब्लैक वाले से टकराया है, तो उसे कुछ तो टाइम लगा होगा यहाँ पर, है ना, कुछ तो टाइम लगा होगा यहाँ से, यानी पहला टकराया उसके बाद जो दूसरा टकराएगा, तो उसे कुछ तो टाइम लगेगा, टकराने के बीच में थोड़ा टाइम होगा। इसी टाइम को क्या बोलते हैं हम, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। एंड द एवरेज टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, है ना, दो बैक टू बैक कोलिजन। तो पहला कोलिजन हुआ इस ब्लू वाले के साथ, दूसरा कोलिजन हुआ उस ब्लू वाले के साथ, तो इनके बीच का जो टाइम इंटरवल था, जो टाइम का गैप था, उसे क्या बोलते हैं हम, इसे ही तो हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखो अभी झारखंड बोर्ड में ऐसा कुछ सिलेबस नहीं आया है, तो हो सकता है ये सिलेबस में आपके हो भी ना, लेकिन पढ़ने में क्या हर्ज है, पढ़ लोगे तो अच्छी बात है। नीट और जेई का तो ये क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन तो यहीं से आते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। बात समझ आ गई। अब बात करते हैं मोबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। मोबिलिटी क्या होती है, तो कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इसको डिनोट करते हैं म्यू से, और इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू की वैल्यू होती है वीडी अपॉन ई, मतलब वीडी हो गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होता है, तो याद रखना है, इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकेंड, याद रहेगा अच्छे से, याद रखना इसका यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड होता है ना, दोनों नीचे होते हैं, वोल्ट सेकेंड क्या होगा, नीचे होगा, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है यूनिट ऑफ मोबिलिटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। बात समझ आ गई। बात करते हैं आगे, हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ओम्स लॉ, है ना। अब आगे हमारा फेवरेट अब सबका ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ तो क्या था, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था, अब बात को ध्यान से सुनना, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक बेसिक क्वेश्चन, आप हमेशा एक लाइन को भी, एक वर्ड को भी मिस करोगे, आपका क्वेश्चन गलत। एमसीक्यू में वही है ना, अगर गलत से गलती से कोई गलत ऑप्शन दबा दिया तो 0 मार्क्स मिलते हैं, है ना। कोई सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं कि 3 मार्क्स में कुछ भी लिखा तो 2 मार्क्स मिल गए, 1 मार्क्स मिल गए, है ना, ऐसा तो है नहीं, है ऑब्जेक्टिव तो
बातों को एकदम पकड़ के चलना है, मेरी बातों को ध्यान सुनना। ओम्स लॉ ने क्या तक कहा था? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, पहला बात तो याद आ गया, ओम्स लॉ वैलिड कहां किसके लिए है? कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए। पहली बात यहां पर याद रखना, ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड होगा? कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए। तो उन्होंने कहा था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, किसी कंडक्टर से जो करंट फ्लो करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टू एंड, है ना। मतलब क्या कह रहा है कि मान लो अगर मेरे पास ये एक कंडक्टर है, ठीक है, क्या है, मेरे पास एक कंडक्टर है, तो कहता है कि मान लो यहाँ पर एक हमने बैटरी अप्लाई कर दिया जिसकी पोटेंशियल V है और इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो मान लो I है। तो कहता है कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाओगे करंट भी बढ़ेगा, है ना, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाओगे करंट भी बढ़ेगा, यानी V इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आपका I, है ना। V इज प्रोपोर्शनल टू I मतलब V जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। और इस प्रकार से उन्होंने जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो वहां पे टर्म यूज किया R। क्या यूज किया? R। इस R क्या है? R एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। बाद में इसे कहा गया था इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, यानी किसी भी मटेरियल का वो क्या होगा, है ना, क्या होगा, उस कंडक्टर का क्या होगा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहा जाएगा R। बात समझ आ गई? क्या कहा जाएगा? R। ठीक है, चलो बात समझ आ गई तो अच्छी से बात करते हैं। यहाँ समझ आ गई तो देखते हैं, अगर V इक्वल टू आई आर है, अगर V इक्वल टू आई आर है तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V डिवाइड बाई I। क्या बन जाएगा? V डिवाइड बाई I। ठीक है, और ये जो ग्राफ दिख रहा है V और I का, ये क्या होता है? यही, ये जो दिया है ना ग्राफ, यही है आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये क्या है? यही आपका यानी यही जो ग्राफ है यही है V इज प्रोपोर्शनल टू I का ग्राफ है। ठीक है, यहां से अगर थीटा का इसे एज्यूम कर लोगे तो टैन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाँ, तो यहाँ से टैन थीटा की वैल्यू होती है वो V अपॉन I होती है। क्या होती है? V अपॉन I। देखो कैसे, है ना, अगर बेसिक बेसिक चीज है तो मैं समझा देता हूँ क्यों, है ना। देखो अगर ये मान लो मेरे पास I है, ठीक है, और ये जो मैं ऊपर बनाया ये मान लो मेरे पास V है, तो टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी V अपॉन I। तो टैन थीटा कितना हो जाएगा? V अपॉन I। और यही किसके इक्वल होता है? आपके R के इक्वल होता है। ठीक है, यानी बात समझ आ गया यहाँ से R कितना होगा। ठीक है, और इस टैन थीटा को क्या बोलते हैं? इस टैन थीटा को हम लोग बोलते हैं स्लोप। याद होगा, मैथ में पढ़ा होगा, क्लास 12 11 में पढ़ा होगा आपने, स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा तो आपको स्लोप के बारे में पता होगा। ठीक है, अब देखो आखिर है क्या ये। मैंने बोला जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा करंट बढ़ेगा। अच्छा, अगर ये रेजिस्टेंस बहुत हाई हुआ, रेजिस्टेंस कम हुआ तो क्या करेगा? तो ये रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस क्या है? एक ऐसी चीज है जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है द फ्लो ऑफ करंट को, मतलब करंट के फ्लो होने को क्या करेगा? हमेशा रोकेगा। दैट मीन्स ये, दैट मीन्स इट अपोजिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर। मतलब ये क्या करेगा? आपके इलेक्ट्रिक करंट से, कंडक्टर से जो करंट फ्लो करेगा उसको क्या करेगा? हमेशा अपोज करेगा। जस्ट लाइक कुछ इसके जैसा देखो, है ना। तो क्या है, पीछे से एक मान लो ये मेरे पास एक ये हो गया, मेरे पास एक कंडक्टर है, नजर आ रहा होगा आपको, ये मान लो मेरे पास एक कैसे कंडक्टर है। ठीक है, अब बीच में मान लो, बीच में क्या लगा है? बीच में एक कंडक्टर में लगा है रेजिस्टेंस। ठीक है, ओम्स नहीं है, इसे मान लो ये आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस, है ना। ओम्स लॉ ने इसके बारे में कहा था, इसको मैंने ओम्स लिख दिया, इसलिए क्या ये एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या करेगा? हमेशा इस एम्पियर, एम्पियर मतलब करंट, है ना, क्या करेगा? एम्पियर मतलब करंट, मतलब करंट को हमेशा फ्लो करने से क्या करेगा? उसको रोकेगा। और पीछे से वोल्टेज आ रहा है, मतलब ये क्या? आपका पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल, पोटेंशियल जैसे जैसे बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, है ना, मैंने कहा था बढ़ेगा, लेकिन क्या कर रहा है? और रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस हमेशा करंट के फ्लो होने को क्या करता है? हमेशा रोकना चाहता है। तो समझ लो ऐसा कह रहा है कि पाइप से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना चाह रहा है और ऊपर से एक रेजिस्टेंस है जो उस रस्सी से बांधकर क्या कर रहा है? उसे खींच रहा है। खींचेगा तो क्या वो दबेगा, तो उसका फ्लो होना उतना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल क्या है? पीछे से पोटेंशियल जो पीछे से क्या लगा? उस पर एक फोर्स लगा रहा है ताकि वो आगे भाग जाए, ना, ताकि करंट फ्लो हो जाए। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? उसको हमेशा रस्सी से बांध कर रोके हुए ताकि वो वहां से निकल ना पाए, है ना। तो कुछ ऐसा ही होता है इलेक्ट्रिक करंट के अंदर भी होता है, रेजिस्टेंस भी कुछ इसी तरह से बिहेव करता है। करंट फ्लो करना चाहता है और इस करंट फ्लो को पीछे से धक्का कौन लगाएगा? वो बैटरी, है ना। अगर रेजिस्टेंस फिक्स हो जाए ना, अगर रेजिस्टेंस अपनी फोर्स को फिक्स कर ले तो जैसे जैसे तुम पोटेंशियल बढ़ाओगे करंट भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, बस छोटा सा एनिमेशन था, बाकी आपको बात यहाँ से समझ आ गई होगी कैसे करना है। कुछ लिमिटेशंस है वो याद रखना ओम्स लॉ के लिए, कि ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना, ये पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट, मेरे नोट्स में कोई आपको सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट मिलेंगे ना, जो बता रहा हूँ भाई याद रखना कि ओम्स लॉ वैलिड किसके लिए है। तो ये सिर्फ कंडक्टर शुड बी ओमिक, यानी ओमिक कंडक्टर होना चाहिए।
है ना। कैसा कंडक्टर होना चाहिए, ओमिक कंडक्टर होना चाहिए। जैसे कुछ होते हैं आपके सेमी कंडक्टर भी होते हैं, सेमी कंडक्टर ओमिक रेजिस्टेंस नहीं है ना, ओमिक नहीं है। एक होता है सेमी कंडक्टर, पढ़ोगे अभी आप मॉडर्न फिजिक्स में, तो जो आपका सेमी कंडक्टर होता है वो नन ओमिक होता है। क्या होता है आपका जो एक सेमी कंडक्टर होता है वो नन ओमिक होता है। ये कैसा होता है, ये आपका एक नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है। कैसा, ये आपका एक नॉन ओमिक है। तो ये डज नॉट फॉलो, है ना, डज नॉट फॉलो, है ना, ओम्स लॉ, यानी ओम्स लॉ को ये फॉलो नहीं करेगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये कभी भी फॉलो नहीं करता है किसको, ओम्स लॉ को। ठीक है। और दूसरा लिमिटेशन क्या था कि ओम्स लॉ वैलिड किसके लिए है, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तभी ये वैलिड है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहा तो फिर ओम्स लॉ भी वैलिड नहीं होगा। तो सारे पॉइंट्स को अच्छे से नोट करके याद रखना, ताकि जब मैं जब टेस्ट लूं तो आपको एमसीक्यू में आप कम से कम सही सही आंसर बताना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अब हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की। अभी बात किया था मैंने आर, ठीक है, तो आर था क्या, तो द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, है ना। मैंने अभी कहा रेजिस्टेंस क्या था, रेजिस्टेंस वो चीज, किसी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी है जिसके चलते वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने को, यानी अपने में से इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का हमेशा अपोज करेगा, है ना। इसको हम डिनोट, इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और इसको हम, इस प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। ठीक है, यूनिट याद रखना, इसका ओम होता है, या फिर इसको वोल्ट पर मीटर से भी हम डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, क्या होता है, वोल्ट पर मीटर भी होता है। ठीक, इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर्मूला है ये, तो आपकी नीट तक पूछा जाता है ये क्वेश्चन, है ना। तो जितना भी डायमेंशन फॉर्मूला आ रहा है एक जगह सीट में लिखते चले जाओ, है ना। पूरे चैप्टर का डायमेंशन फॉर्मूला एक सीट में होना चाहिए, उस पर भी हम एक स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे, है ना। पूरे डायमेंशन फॉर्मूला और यूनिट का एक स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे क्लास 12 के फिजिक्स का। ठीक है, तो वहां से भी आप बाद में जाके डिवाइड कर सकते हो, बाकी आप अपना नोट्स बनाते रहो। बात करते हैं कि ये रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता था, है ना। तो अभी तो हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि सर आर इक्वल टू होता है वी बाई आई, तो क्या ये पोटेंशियल पे डिपेंड करता है या करंट पे डिपेंड करता है, नहीं, इस पे डिपेंड नहीं करता है ना। जैसे कंडक्टर में जो हमने पढ़ा था, आपको बताया था कैपेसिटर में, है ना, कि C इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, कुछ ऐसा ही एक्सप्रेशन नजर आ रहा है। तो मैंने कहा था कि वहां भी कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी चार्ज पर या नीचे जो पोटेंशियल है उस पर डिपेंड नहीं करता है, वैसा ही रेजिस्टेंस भी कभी भी पोटेंशियल और करंट पे डिपेंड नहीं करता है। वहां पर कैपेसिटेंस किसी डिपेंड करता था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी पे डिपेंड करता था, मतलब उस प्लेट का एरिया पे डिपेंड करता था, और प्लेट के बीच में जितना डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता था। और एप्सिलॉन नॉट मतलब कि प्लेट के बीच में क्या आपने मटेरियल भर के रखा है, वहां पर एयर है या वहां पर ऑयल है या फिर वहां पर वाटर है, क्या आपने भर के रखा है उस पर डिपेंड करता था। सिमिलरली यहाँ भी जो होता है, जो आपका रेजिस्टेंस है वो किस किस बातों पर डिपेंड करेगा, तो समझ लो सबसे पहले कि मान लो एक मेरे पास हो गया ये कंडक्टर, ठीक है, तो अब इसकी रेजिस्टेंस किस 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 बात पे डिपेंड करेगी। तो मान लो इसका हो गया, ये इसका जो एरिया है वो मान लो यूनिफॉर्म, मतलब हर जगह सेम एरिया है, मतलब ए ना, इस पूरी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया ए, ठीक है, और इस वायर की पूरी लेंथ हो गई एल, ठीक। और ये वायर, तो ये वायर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का हो सकता है, ये डिफरेंट मटेरियल का भी हो सकता है, कभी हो सकता है कॉपर का हो, कभी हो सकता है वो एल्युमिनियम का हो, तो ये डिफरेंट मटेरियल का भी हो सकता है। देखो, जिसको बात एक बार में समझ नहीं आए वो वीडियो को 2 बार जरूर देखना, है ना। एक बार देखना, नोट्स बना लेना, फिर दूसरी बार समझते चले जाना, ठीक है, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो अब ये जो किस पे डिपेंड करता है इस आर की वैल्यू, तो पहली बात कहता है कि इस आर की डिपेंड करती है इसके लेंथ पे डायरेक्टली, मतलब जितना लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतनी बढ़ जाएगी, है ना। यानी कि अगर लेंथ बढ़ेगा, यानी लेंथ अगर इंक्रीज करेगा ऐसे, है ना, अगर लेंथ इंक्रीज करेगा ऐसे, तो इस दिस इंप्लाइज इसकी रेजिस्टेंस भी क्या करेगी, बढ़ जाएगी। तो पहली बात तो याद रखना, है ना, लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, दूसरा ये डिपेंड करता है इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। कैसे, इनवर्सली। इनवर्सली का क्या मतलब होता है कि अगर एरिया बढ़ेगा, है ना, इनवर्सली का मतलब होता है जस्ट उल्टा, तो दिस इंप्लाइज रेजिस्टेंस घटेगा, है ना। जितना ज्यादा एरिया बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस घट जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा एरिया बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए उतना ज्यादा एरिया मिल जाएगा, है ना, तो इलेक्ट्रॉन उतना इजी फ्लो होगा।
तो जितना इजी फ्लो हो जाएगा रेजिस्टेंस समझो उतनी कम होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, रोकने का काम करता है। और अगर इलेक्ट्रॉन इजी फ्लो हो जा रहा है मतलब उसकी रेजिस्टेंस घट जा रही है। ठीक है, तो पहला डिपेंड करता है लेंथ पे, एक डिपेंड करता है आपके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, कैसे डिपेंड कर रहा है वो भी देख लिया। और डिपेंड करता है ये इसके डिफरेंट मटेरियल, मतलब अब उस पर किसी डिपेंड करेगा, उसकी रो पे। रो मतलब क्या होता है यहाँ पर, रेसिस्टिविटी, है ना। तो एक इन दोनों को अगर कंपेयर करो, अगर इक्वेट करोगे तो फाइनल जो हमारा एक्सप्रेशन बनता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए बनता है। ठीक है, रो का भी मैंने क्या बताया था, कुछ देर पहले बताया था, रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, तो आर के लिए क्या हो गया, रो एल बाई ए। ठीक है, क्या होता है, रो एल बाई ए। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, डिपेंड करता है किन किन टर्म पे। ठीक है, अब ये रो किस पे डिपेंड करता है वो आपको हम देखते हैं, अभी हम आपको कुछ आगे बताएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना रखते हैं ना, बाकी आज बहुत हो गया, स्टार्टिंग लेक्चर था तो इस लेक्चर को मैंने बहुत लंबा नहीं रखा है, आपको बेसिक बेसिक चीज समझा दी है। बेसिक चीजों को जाके अच्छे से समझ लेना, चीजों को एक बार नोट डाउन कर लो, नोट्स बनाओ और लिखो, लिख के प्रैक्टिस करो अभी से, है ना। और छोटी बातों जो मैंने नोट डाउन किया है उसको भी थोड़ा सा मार्कर कर लो, उसको थोड़ा हाईलाइट कर लो चीजों को, है ना, ताकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि जब मैं आपका लाइव टेस्ट लूंगा या फिर जब मैं आपको प्रीवियस वाले क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको लगेगा कि यार क्वेश्चन कितना इजी आया था, है ना। कुछ था ही नहीं क्वेश्चन बहुत ज्यादा, बस क्या था, जिन्होंने रिवाइज किया था उनका बहुत अच्छे से पेपर निकल गया ना, बहुत कम टाइम में वो सारे ने एमसीक्यू सबने कर लिया था। ठीक है, तो बाकी दिख रहा होगा बात, चैनल है, बाकी हमारा आप टेलीग्राम को मैं कहता हूँ एटलीस्ट कम से कम जरूर ज्वाइन कर लो, यहाँ पर ग्रुप में आपको सारे पीडीएफ वगैरह होंगे और लेक्चर कब होता है ना, ये सारा आपको कहाँ से मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर।